हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है नफरत या मोहब्बत पार्ट 22। कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आर्यन का रूम। आर्यन अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है, मगर उसकी आंखों के सामने बार बार पाखी का मायूस और उदास सा चेहरा आ रहा होता है, जिसे याद करते हुए आर्यन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। साथ ही वह थोड़ा मायूस भी हो जाता है और तैयार होने के बाद वह अपने रूम से निकलकर आयान के रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है और सोचने लगता है उसे अंदर जाना चाहिए या नहीं। यही सब सोचकर वह डोर पर नॉक करता है। नॉक की आवाज सुनकर अंदर से आयान कहता है, अंदर आ जाओ, डोर खुला हुआ है। अपने भाई की बात सुनकर आर्यन रूम के अंदर आ जाता है। आर्यन तुम? आयान आर्यन को अपने रूम में देखकर खुश होते हुए बोला, हाँ भाई, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। कहते हुए आर्यन आयान के पास आकर बेड पर बैठ जाता है और आर्यन की बात सुनकर आयान बोला, अब तुम्हें मुझसे बात करने के लिए मेरी इजाजत लेने की कब से जरूरत पड़ गई, या फिर तुम अभी भी मुझसे नाराज हो? आयान अपने भाई को देखते हुए बोला, नहीं भाई, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। मैंने गुस्से में आपको न जाने कितना कुछ सुना दिया था, उसके लिए मैं आपसे सच में माफी मांगना चाहता हूँ। कहते हुए आर्यन काफी मायूस होता है। आर्यन, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम पाखी से बहुत प्यार करते हो और तुमने जो कुछ भी मुझसे कहा या किया वह सब तुमने बस गुस्से में आकर किया। और सच कहूँ तो मैं कभी तुमसे नाराज था ही नहीं और मैं कभी भी अपने भाई से नाराज हो भी नहीं सकता हूँ। आयान प्यार से अपने भाई को देखकर बोला, नहीं नहीं भाई, नहीं, आपको मुझसे नाराज होना चाहिए। मैं जानता हूँ मैं उस समय गुस्से में था, मगर मैं कैसे भूल गया? मेरा भाई कभी गलत हो ही नहीं सकता। और मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरा भाई कभी भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकता। मुझे समझना चाहिए था भाई, आपने जो भी किया होगा जरूर उसके पीछे कोई मजबूरी रही होगी, तभी आपने वो सब किया। और अगर आपकी कोई मजबूरी नहीं होती तो आप कभी भी वैसा कुछ नहीं करते जो आपने किया। कहते हुए ही आर्यन की आंखें हल्की सी नम होती है। मैं क्यों नहीं समझा भाई, यहाँ तक कि मैंने आपको कितना कुछ गलत भी कहा, मगर आपने मुझे कुछ भी नहीं कहा। आप चाहते तो मेरी गलती के लिए मुझे मार सकते थे, मगर आपने वैसा कुछ भी नहीं किया। कहते हुए ही आर्यन रो पड़ता है। जिसे ऐसे रोते देख आयान जल्दी से आर्यन को अपने गले से लगाकर उसके बालों पर हाथ फेरते हुए बोला, नहीं मेरे भाई, तुझे किसी भी बात के लिए माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तू मेरे लिए मेरा भाई नहीं, मेरे बच्चे के समान है और मैं चाहूं भी तो तुझसे कभी नाराज हो ही नहीं सकता। कहते हुए आयान कसकर आर्यन को अपने गले से लगा लेता है और थोड़ी देर वैसे ही एक दूसरे के गले लगे रहने के बाद दोनों अलग होते हैं। भाई, आप फिक्र मत करना, पाखी आपकी ही है और मैं अब कभी भी आपके और पाखी के बीच में नहीं आऊंगा। इतना कहकर आर्यन मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। आर्यन की बात सुनकर आयान के होठों पर भी एक मुस्कान आ जाती है और पाखी, जो बाथरूम के अंदर डोर के पास खड़ी आर्यन और आयान की बातें सुन रही थी, उन दोनों की बातों को सुनकर पाखी का चेहरा काला पड़ जाता है और वह खुद से ही बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दोनों भाई इस तरह से वापस नहीं मिल सकते। मैं कभी भी तुम दोनों को ऐसे मिलने नहीं दूंगी। कहते हुए ही पाखी का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। मिस्टर जैन का घर। मिस्टर जैन और समर दोनों अभी नाश्ता कर रहे होते हैं। उतने में ही उनके घर की डोर बेल बजती है, जिसे सुनकर मैट जाकर दरवाजा खोलती है। जैसे ही मैट दरवाजा खोलती है वैसे ही नयन अपनी हाई हील पहनकर घर के अंदर आ जाती है। अरे, आप ऐसे कैसे घर के अंदर आ गई? और आप हैं कौन? आपको किससे मिलना है? मैट नयन को देखकर बोली, ये क्या, तुम एक साथ कितने सवाल किए जा रही हो? खैर ये सब छोड़ो और बताओ कि समर कहाँ है? खैर छोड़ो, मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगी। इतना बोलकर नयन खुद से बोली, अभी तो सुबह का समय है, जरूर समर नाश्ता कर रहे होंगे। इतना कहकर वह खुद ही पूरे हॉल में देखने लगती है और वो मैट बस नयन की हिम्मत को देख दंग रह जाती है।
नयन हॉल में घूमते हुए ही डाइनिंग एरिया में आ जाती है और जैसे ही उसकी नजर नाश्ता कर रहे समर पर पड़ती है वैसे ही वो जोर से चिल्लाई, समर। समर अभी पानी पी ही रहा था, मगर जैसे ही उसके कानों में नयन की आवाज पड़ती है ठीक वैसे ही समर को जोर का ठसका लग जाता है और वह जोर से खांसने लगता है। अरे देख कर पानी पियो ना, अब लग गया ना ठसका, कहते हुए नयन जल्दी से समर के पास जाकर उसकी पीठ थपथपाने लगती है। मिस्टर जैन जो वहीं बैठे हुए थे वो नयन को वहां देखकर समर की तरह ही हैरान होते हैं। साथ ही उसका इस तरह से आना और समर से ऐसे बात करना, यह सब देखकर मिस्टर जैन काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तुम तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और किसने कहा तुम्हें यहाँ आने के लिए? समर अपनी खांसी रोकते हुए ही चिल्लाते हुए बोला। अब तुम मुझ पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? सारी गलती तो तुम्हारी ही है। अगर तुम मुझे ब्लॉक नहीं करते तो मैं यहाँ आती ही नहीं, इसलिए सारी गलती तुम्हारी है। और बताओ तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? आखिर ऐसा भी मैंने क्या कर दिया जो तुमने मुझे ब्लॉक ही कर दिया? कहते हुए ही नयन समर के बगल में रखी चेयर पर बैठ जाती है। ये क्या बदतमीजी है नयन, ये मेरा घर है, कोई तुम्हारा पार्टी हॉल नहीं जो तुम यहाँ ऐसे मुंह उठाकर चली आई। मैं तुम्हें अपने ऑफिस में बर्दाश्त कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें अपने घर पर भी बर्दाश्त करता रहूं। अभी के अभी मेरे घर से निकलो। समर काफी गुस्से में नयन से बोला। नयन अपने एक हाथ से अपनी आंखें मसलते हुए रोने का नाटक करने लगती है। अंकल देखिए ना, समर मुझसे किस तरह से बातें कर रहा है, इसे बोलिए ना अंकल, ये मुझसे ऐसे बातें ना करे, मुझे बुरा लगता है। देखो बेटा, तुम पहले शांत हो जाओ, उसके बाद हम बात करते हैं। मिस्टर जैन नयन को रोते हुए देखते बोले और मिस्टर जैन की बात सुन नयन एकदम शांत सी हो जाती है और अपने जबरदस्ती के आंसुओं को साफ कर मिस्टर जैन से बोली, अंकल मैं आपके बेटे से इतना सारा प्यार करती हूँ, यहाँ तक कि जब मैंने इन्हें पहली बार देखा था तभी से इन्हें मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मगर ये समर है जो मेरे प्यार को समझता ही नहीं है। अब आप ही इसे समझाइए ना अंकल, मैं इसे सच में बहुत सारा प्यार करती हूँ, तो ये मुझसे शादी कर ले और मुझे अपनी पत्नी बना ले। कहते हुए ही नयन काफी सारे भाव अपने चेहरे पर ला रही होती है, मगर नयन की बात सुन समर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह उसी गुस्से में नयन का हाथ पकड़ उसे सीट से उठा लेता है और घर से बाहर की तरफ ले जाते हुए कहता है, बस बहुत हो गई तुम्हारी बकवास, अब और नहीं, निकल जाओ तुम मेरे घर से और आज के बाद कभी भी मुझे अपनी शक्ल भी मत दिखाना। कहते हुए ही समर गुस्से से नयन की कलाई पकड़कर उसे घर से बाहर निकालने लगता है और नयन अपनी कलाई छुड़ाने की बहुत कोशिश करती है, पर समर उसकी एक भी नहीं सुनता और उसे खींचते हुए ही घर से बाहर निकाल दरवाजा बंद कर देता है और मिस्टर जैन बस समर को देखते ही रह जाते हैं, मगर कुछ कह नहीं पाते। समर अंदर से दरवाजा बंद कर अपने कमरे में चला जाता है और नयन दरवाजे से चिपक कर जोर जोर से रोने लगती है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो समर, मत करो ना ऐसा मेरे साथ, मैं सच में तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। कहते हुए ही नयन जोर जोर से रोने लगती है। समर अपने कमरे में आकर काफी ज्यादा गुस्से में इधर उधर चक्कर लगाते हुए खुद से ही कहता है, समझती क्या है खुद को, दो बातें प्यार से क्या कर ली तो ये तो सिर पर ही चढ़ गई। अब तक मैं बस इसे बर्दाश्त इसलिए कर रहा था क्योंकि ये आयान की बहन है, मगर अब नहीं, अब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता इस लड़की को, ये बहुत ही ज्यादा चिपकू और पकाऊ है, मैं इसे बिल्कुल भी अपने आस पास नहीं देख सकता। कहते हुए ही वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और जैसे ही समर अपनी आंखें बंद करता है ठीक वैसे ही उसके सामने एक लड़की का हंसता और मुस्कुराता हुआ चेहरा आ जाता है, जिसे याद कर समर के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है और वह अपने सीने पर अपना एक हाथ रख खुद से ही कहता है, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही चाहता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में वो जगह कोई और नहीं ले सकता। बोलते हुए वह अपनी आंखें खोल लेता है। आयन अपने कमरे में बैठा बोर हो रहा होता है और उसी के पास पाखी अपनी कुछ फाइलों को लेकर बैठी हुई थी जिन पर वह कुछ काम कर रही थी। इस समय पाखी का सारा ध्यान अपने काम पर था, वह पूरे फोकस के साथ अपनी फाइलों पर काम कर रही होती है, जिसे से काम करते देख आयान का मुंह बन जाता है
और वह पाखी को परेशान करने के लिए कुछ सोचने लगता है। अभी वह कुछ सोच ही रहा होता है, उतने में ही आयशा उनके कमरे में आ जाती है। इस समय आयु के हाथ में एक बड़ी सी डॉल होती है, जिसके साथ आयु खेल रही थी। आयु आकर सीधे आयान के पास बैठ जाती है और अपनी बेटी को अपने पास देख आयान के होठों पर मुस्कान आ जाती है। वह आयु को अपनी गोद में बिठा लेता है। डैडी, क्या आपको दर्द हो रहा है? आयु बड़ी ही मासूमियत से बोली। नहीं बेटा, दीदी को बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। आयान प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमकर बोला। ओह, आप स्ट्रांग हो डैडी, बिल्कुल समर मामा की तरह। आपको तभी दर्द नहीं होता। इतना बोलकर आयु हंसने लगती है। अपनी बेटी की बात सुनकर आयान का मुंह बन जाता है, क्योंकि उसकी बेटी उसे उसके मामा से कंपेयर कर रही थी, जिसे सोचकर आयान का मुंह बन जाता है। उन दोनों बाप बेटी की बातें सुन पाखी एक नजर आयान और आयु को देखती है, फिर वापस से अपना काम करने लगती है। मगर जैसे ही उसे कुछ याद आता है, जिसे याद कर पाखी वापस से आयान को देखने लगती है, जिसने इस समय आयु को अपने दोनों हाथों से थाम रखा था, जिसे देख पाखी काफी हैरान होती है और खुद से ही कहती है, इसके तो दोनों हाथों में चोट लगी थी, फिर ये आयु को कैसे पकड़ सकता है ऐसे? बोलते हुए ही पाखी काफी हैरान नजरों से आयान को देखने लगती है और जैसे ही आयान को पाखी की आंखों की तपिश महसूस होती है, ठीक ऐसे ही वह पाखी की तरफ देखने लगता है। मगर अब तक पाखी की अपनी नजरें फेर चुकी होती है और वापस से अपने काम में लग जाती है, जिसे खुद को न देखते हुए पाकर आयन मन में ही बोलता है, मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे पाखी मुझे देख रही थी, और कहीं ऐसा तो नहीं पाखी को पता चल गया हो कि चोट मुझे कोई लगी नहीं, बल्कि इन सभी चोटों को लगने का नाटक कर रहा हूँ। कहते हुए ही वह पाखी को एक नजर देख वापस से अपनी बेटी से बात करने लगता है। मोहिनी का रूम। आज मोहिनी भी अपने ऑफिस नहीं गई थी, वह आज घर पर ही थी। साथ ही वह काफी ज्यादा परेशान भी थी, क्योंकि उसे बार बार उस लड़की की बातें याद आ रही थी, जिसे याद कर मोहिनी काफी डरी सहमी भी होती थी। साथ ही उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन हो सकता है जो उसके सालों पुराने राजों को जान सकता है, और किसमें इतनी हिम्मत है कि कोई आकर उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करे। सोचते ही वह सोचने लगती है। उस दिन उस कमरे में कोई था, मगर जब सब आए तो वह इंसान भाग चुका था। यहाँ तक कि आईने में लिखा हुआ भी गायब हो गया। ये सब कैसे हो सकता है? जब तक कोई आकर उसे नहीं मिटाए, तब तक लिखा हुआ कैसे मिट सकता है? जबकि वह तो वहीं पर थी, वहीं से कहीं नहीं गई थी। तो कोई आकर ऐसा मिटाए, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर उन फूलों का आना, उसके साथ ही वो नोट भी आना। मैं वापस आ गई हूँ, जिसे सोचते हुए ही मोहिनी का सर दर्द करने लगा था। वह जितना भी सोचने की कोशिश करती उसे कुछ समझ ही नहीं आता, क्योंकि उसका दुश्मन कोई था भी नहीं और ना ही उसने कोई सबूत छोड़ा था, जिस कारण मोहिनी परेशान हो रही थी। अभी वह परेशान ही थी, इतने में ही उसका मोबाइल बजने लगता है, जिस पर वही नंबर था जिस नंबर से सुबह कॉल आया था, जिसे देख वह काफी ज्यादा गुस्से में कॉल उठाती है और खुद ही बोल पड़ती है, कौन हो तुम और तुम्हें क्या चाहिए मुझसे? तुम्हारी जान। दूसरी तरफ से आवाज आई, ओह, तो तुम्हें पैसे चाहिए ना? ये सब पैसों के लिए कर रही हो ना? तो ठीक है, बताओ कितने पैसे चाहिए तुम्हें? मुझे बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी औकात से बढ़कर ही पैसे दूंगी। मगर वह सारे सबूत जो तुम्हारे पास मौजूद थे, वह सारे सबूत मुझे तुम्हें देने होंगे। कोई भी चालाकी नहीं समझी तुम। बोलो, अब कितने पैसे चाहिए तुम्हें? तुम्हें मैं उतने पैसे देने को तैयार हूँ। कहते हुए ही मोहिनी के चेहरे पर काफी सारा घमंड होता है। तुम्हें क्या लगता है मोहिनी, हर चीज पैसों से खरीदी जाती है? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो तुम पूरी तरह से गलत हो। मुझे पैसे नहीं, तुम्हारी बर्बादी चाहिए। मैं तुम्हें बिल्कुल वैसे ही मरते देखना चाहती हूँ, जैसे तुमने मेरे मॉम डैड को मारा था। इतना कहते हुए ही उस आवाज में काफी सारी नफरत और गुस्सा दोनों ही होते हैं। बहुत ही जल्द मोहिनी, बहुत ही जल्द मैं तुम्हारा असली चेहरा दुनिया के सामने ले आऊंगी, और जब तुम्हारे पतिदेव को पता चलेगा कि तुमने ही उनकी प्यारी पत्नी को मारा है, बस उसकी जगह लेने के लिए, तो सोचो क्या होगा जब सभी को सच्चाई पता चलेगी। इतना बोल वह लड़की जोरों से हंसने लगती है।
तुम कौन हो? मोहिनी हैरानी के साथ बोली। मैं वही हूँ जिसके मॉम डैड को तुमने सालों पहले मार दिया था, बस उनकी प्रॉपर्टी के लिए। मगर अब और नहीं, क्योंकि मैं लौट आई हूँ। अब तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर जाना ही होगा, और तुम्हारी असली जगह सिर्फ जेल की चार दीवारी ही है। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम कुछ करो उससे पहले ही मैं तुम्हें मार दूंगी। सुना तुमने? मैं तुम्हें मार दूंगी। मोहिनी का भी गुस्सा काफी पागलपन सन की इंसान की तरह बोली। रात का समय पाखी अपने कमरे में बैठी लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है और आयान बिस्तर पर उदास सा चेहरा बनाए बैठा होता है। अब उसे अपने इस किए नाटक पर फैसले पर अफसोस हो रहा होता है। वह खुद को ही कोस रहा होता है। उसने ये एक्सीडेंट का नाटक करने का फैसला किया ही क्यों? उसे लगा था कि अगर उसका एक्सीडेंट होगा तो यह जानकर पाखी बहुत दुखी हो जाएगी और पुरानी फिल्मों की हीरोइनों की तरह अपना सारा काम छोड़कर अपने पति की सेवा में लग जाएगी। मगर नहीं, यहाँ तो बिल्कुल उल्टा ही हो गया। उसने जो सोचा था उसका ठीक उल्टा हो रहा था। यही सब सोचते हुए अब आयान को बहुत बुरा लग रहा होता है। पाखी, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। आयन बहुत ही मासूम सा चेहरा बनाकर बोला। ओह सो सॉरी डियर हबी, मैं तो भूल ही गई थी। डिनर का समय हो गया है और मैंने अभी तक आपको डिनर नहीं कराया। पर कोई बात नहीं, मैं अभी आती हूँ आपके लिए खिचड़ी लेकर। पाखी भी बहुत ही क्यूट सा चेहरा बनाकर आयान से बोली और अपनी बात खत्म करते ही वह लैपटॉप बंद कर अपनी जगह से उठ खड़ी होती है। वह आयान को एक प्यारी सी मुस्कान देकर वहां से बाहर चली जाती है। ये सपना है या हकीकत, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या सच में पाखी ने मुझे डियर हबी बुलाया? कहते हुए ही आयान बहुत ज्यादा खुश होने लगता है। इधर पाखी खुद से ही बातें करती हुई जा रही होती है। खुद को क्या समझता है? मैं क्या उसकी कोई नौकरानी हूँ जो जब देखो तब पाखी पाखी पानी पिला दो, पाखी वॉशरूम जाना है, पाखी स्पंज बाथ लेना है, पाखी मुझे ये करना है, पाखी मुझे वो करना है। पागल बनाकर रख दिया है इस लड़के ने। बहुत शौक है ना इसे पाखी पाखी करने का। आज बताती हूँ पाखी को परेशान करने का क्या अंजाम होता है। पाखी अपना मुंह बनाते हुए खुद से ही बातें करती हुई जा रही होती है। इस दौरान वह इतनी डूबी होती है कि सामने से आ रही नयन पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। ठीक वैसे ही नयन का भी ध्यान सामने की तरफ नहीं होता। वह भी कहीं गुम सी होती है और इसी कारण दोनों आपस में टकरा जाती है। मगर इससे पहले कि वे गिरती दोनों खुद को संभाल लेती। सॉरी भाभी, सॉरी नयन, दोनों ही एक साथ बोली। भाभी आप ठीक तो है ना? कहीं आपको लगी तो नहीं? नयन थोड़ा परेशान होकर बोली। मैं ठीक हूँ नयन, पर तुम बताओ तुम्हारा ध्यान कहाँ था और तुम्हारा चेहरा इतना उदास सा क्यों लग रहा है? कहते हुए पाखी नयन को ध्यान से देखने लगती है। मैं ठीक हूँ भाभी, मुझे क्या होगा? नयन अपनी नजरें चुराते हुए बोली। क्या बात है मुझे बताओ। पाखी नयन की बात को पूरी तरह इग्नोर कर बोली। भाभी कोई बात नहीं है, आप बेवजह परेशान हो रही हैं। नयन वहां से जाते हुए बोली। अच्छा, तो तुम मुझे अपनी कुछ भी नहीं समझती, इसलिए मुझसे बातें छुपा रही हो? पाखी जाती हुई नयन को देख कर बोली। पाखी की बात सुनकर नयन के कदम रुक जाते हैं और उसकी आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं। वह पलट कर पाखी को देखती है जो उसे ही देख रही होती है। खुद को यूं देखते हुए पाकर नयन की आंखें और ज्यादा नम हो जाती है और वह जल्दी से पाखी के गले लगकर रोते हुए समर की शिकायत करते हुए बोली। भाभी, आपका भाई बहुत बुरा है। मैं उससे बात करने आपके घर गई थी, मगर आपके भाई ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल फेंका। कहते हुए ही वह जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोते हुए देखकर उसकी बात सुनकर पाखी नयन को खुद को अलग करती है और उसकी आंखों में आए आंसुओं को पोंछते हुए कहती है। नयन, इस तरह से रोते नहीं। अगर तुम ऐसे रोती रही तो तुम बहुत बुरी दिखोगी। इसलिए रोना बंद करो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। हम इस बारे में बैठकर बातें करेंगे। पाखी की बात सुनकर नयन भी हाँ में सर हिलाती हुई वहां से चली जाती है और उसके जाते ही पाखी भी कुछ सोचते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरने लगती है। इस समय पाखी अपनी सोच में इतनी ज्यादा खोई हुई होती है, उसे इस बात का होश भी नहीं होता कि वह सीढ़ियां उतर रही है। ऐसे ही सोच में गुम होने के कारण पाखी का पैर फिसल जाता है और वह गिरने ही वाली होती है, मगर इससे पहले कि कोई आकर उसे बचा लेता है। गिरने के डर और चोट लगने के डर से पाखी अपनी आंखें कसकर बंद कर लेती है
मगर जब उसे एहसास होता है कि वह गिरी नहीं है, बल्कि किसी ने अपनी मजबूत बाहों में उसे थाम रखा है, तब वह धीरे से अपनी आंखें खोलती है। जैसे ही वह आंखें खोलती है, खुद को आर्यन की बाहों में पाती है। आर्यन वह बस प्यार से पाखी को देखे जा रहा होता है। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान होती है, जो बहुत सुंदर होती है, जिसे देखकर पाखी एक पल के लिए आर्यन की उस मुस्कान में कहीं खो सी जाती है। मगर तुरंत ही वह होश में आकर आर्यन से अलग होती है और मुस्कुराकर उसे देखकर बोली, थैंक यू आर्यन, अच्छा हुआ जो तुमने मुझे बचा लिया, वरना पता नहीं आज मैं अपने पैरों पर खड़ी होने के लायक भी होती या नहीं। इट्स ओके पाखी, वैसे एक बात बताओ, तुम्हारा ध्यान कहाँ था जो तुम्हें यह भी समझ नहीं आया कि तुम सीढ़ियां उतर रही हो? आर्यन पाखी को ध्यान से देखते हुए बोला, कहीं नहीं, कहीं भी नहीं आर्यन, मैं बस तुम्हारे भाई के लिए खाना लेने जा रही थी। अच्छा, अब मैं किचन में जाती हूँ, नहीं तो तुम्हारा वो पागल भाई मेरा दिमाग खराब कर देगा। इतना कहकर पाखी किचन की तरफ चली जाती है। पाखी के वहां से जाते ही आर्यन के चेहरे पर तिरछी सी मुस्कान आ जाती है। वह सीढ़ियों की तरफ देखता है जहां पाउडर गिरा हुआ था। उसी पाउडर के कारण पाखी का पैर फिसला था, जिसे देखकर आर्यन के चेहरे पर एक अलग ही चमक होती है। वह अपनी जेब से रुमाल निकालकर सीढ़ियों पर गिरे पाउडर को साफ करता है और दोनों हाथ पॉकेट में डालकर सीटी बजाते हुए वहां से ऊपर चला जाता है। मगर कोई था जो आर्यन की सारी हरकतें ध्यान से देख रहा था। उसने यह भी देखा था कि जब पाखी नयन से बात कर रही थी, तभी आर्यन ने खुद ही सीढ़ियों पर पाउडर गिराया था, ताकि पाखी गिरे और वह उसे संभाल सके। यह याद कर वह इंसान गुस्से में वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद पाखी आयन को खिचड़ी खिला रही होती है। आयन बहुत ही गंदा सा मुंह बनाकर जबरदस्ती उस खिचड़ी को खा रहा होता है। खिचड़ी अच्छी है ना आयन? अब से तुम्हें यही खिचड़ी रोज सुबह शाम दोपहर में भी खानी है। कहते हुए पाखी आयन के मुंह में बस खिचड़ी ही डाले जा रही होती है। आयन खुद को कोसते हुए बहुत मुश्किल से खिचड़ी खा रहा होता है। उसमें इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वह पाखी को बता सके कि ना वह बीमार है, ना ही उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है, बल्कि वह बिल्कुल ठीक है। मगर वह यह सब कह नहीं सकता था, इसलिए चुपचाप बिना कुछ कहे बीमारों वाली खिचड़ी खा रहा होता है। इधर मोहिनी अपने कमरे में बैठी किसी के फोन का आने का इंतजार कर रही होती है। साथ ही वो यह सोचकर खुश हो रही होती है कि आज उसे उस लड़की के बारे में पता चल जाएगा जो उसे कॉल कर परेशान कर रही है। यह वही सब सोच ही रही होती है। उतने में ही उसके कमरे की खिड़की दरवाजे अचानक बंद और चालू होने लगते हैं। तेज हवाएं कमरे में चलने लगती है। उन हवाओं के साथ ही अचानक लाइट भी बंद हो जाती है और कमरे में पूरी तरह अंधेरा फैल जाता है। यह सब देखकर मोहिनी फिर से डरने लगती है, मगर इस बार वह अपने डर को बाहर नहीं आने देती। वह आराम से बैठी होती है, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बाहर से वह यह दिखा रही होती है कि वह डर नहीं रही, मगर अंदर से वह कितनी डरी हुई थी, यह तो सिर्फ वही जानती थी। मोहिनी, मोहिनी, देख मोहिनी, मैं वापस आ गई, मोहिनी। जैसे ही मोहिनी के कानों में यह आवाज पड़ती है, वैसे ही मोहिनी की सांसें अटक सी जाती है और वह बेड के नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह नीचे गिरती है, वैसे ही उसे अपने बेड के नीचे एक लड़की दिखाई देती है, जो पूरी तरह से जल चुकी थी और जलने के कारण वो बहुत ही भयानक लग रही थी, जिसे देख मोहिनी की तेज चीख निकल पड़ती है। ऐसे ही कुछ दिन निकलने लगते हैं। इन दिनों में पाखी को यह बात अच्छे से पता चल चुकी थी कि आयान का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि वह बस नाटक कर रहा है। मगर फिर भी पाखी ने कभी भी आयान के सामने यह बात जाहिर नहीं की कि वह उसके नाटक को जान चुकी है, बल्कि वह ऐसा दिखाती कि जैसे उसे आयान के लिए बहुत बुरा लग रहा है और वह आयान की काफी अच्छे से देखभाल कर रही हो। तो दूसरी तरफ आर्यन और तनु की दोनों की मुलाकातें बढ़ती जा रही थी। दोनों ही सुबह एक साथ जॉगिंग के लिए जाते और एक साथ बैठकर घर में काम भी करते। इस चीज को पाखी अच्छे से नोटिस कर रही थी, मगर वह आर्यन या तनु दोनों से कुछ भी नहीं कहती थी। साथ ही उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। इधर मोहिनी काफी समय से डिप्रेस रहने लगी थी, क्योंकि उसे रोज वह लड़की कॉल कर परेशान करती, तो कोई उसे भूत बनकर हर दिन डराता, जिस कारण मोहिनी काफी परेशान सी हो गई थी और वह अपने आदमियों को उस लड़की की खोज खबर लाने के लिए बोल देती है, जो रोज उसे कॉल कर परेशान कर रही होती है। इतना ही नहीं, मोहिनी को यह पता चल चुका था
कि जो भी उसके घर में हो रहा है वह सब कौन कर रहा है, जिसे जानने के बाद मोहिनी की गुस्से की सीमा नहीं थी। नयन, उसने भी उस दिन के बाद समर के पीछे जाने का फैसला ड्रॉप कर दिया था, क्योंकि पाखी ने उसे मना किया था, जिस कारण वह अपने घर पर ही गुमसुम बैठी होती है। ऐसे ही एक हफ्ते निकल जाता है, कब पता नहीं चलता। आज एक हफ्ते बाद रात का समय है। सारे लोग डाइनिंग चेयर पर बैठे अपना डिनर कर रहे थे। सभी शांति से खामोशी के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी उस शांति को तोड़ते हुए आयान बोल पड़ा, मॉम डैड, एक दिन बाद आप दोनों की मैरिज एनिवर्सरी है, तो इस बार भी एक ग्रैंड पार्टी होगी, बिल्कुल हर साल की तरह। कहते हुए ही आयान मोहिनी और मोहित दोनों को देखे जा रहा होता है। मोहित बोला, बिल्कुल आयन बेटा, इस बार भी एक बड़ी पार्टी होने वाली है, जिसे सुनकर आयान और बाकी सभी मुस्कुरा देते हैं। पाखी ने कहा, आंटी, आपकी शादी की सालगिरह पर मैं भी आपको एक तोहफा देना चाहती हूँ, उस प्रोजेक्ट को फिर से शुरू करने का जिसे आप चाहती थी। पाखी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लिए मोहिनी को देखकर बोली। मोहिनी ने कहा, सच में पाखी, क्या तुम सच में उस प्रोजेक्ट को शुरू करना चाहती हो? मोहिनी अपनी खुशी छुपाते हुए बोली। पाखी ने कहा, जी आंटी बिल्कुल, पर मैंने सोचा है इस बार कंस्ट्रक्शन टीम चेंज कर दी जाए, ताकि पहले की तरह कोई और हादसा न हो और सारा काम जल्द से जल्द हो सके। पाखी बिना किसी भाव के बोली। मोहिनी ने कहा, बिल्कुल पाखी, तुम्हें जो चेंज करना है तुम करो, तुम उसे अपने हिसाब से सब कुछ कर सकती हो। कहते हुए ही मोहिनी मुस्कुरा देती है। फिर अपने मन में बोली, बस एक बार ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाए पाखी, उसके बाद तो मैं तुम्हें भी अपने रास्ते से हटा ही दूंगी। वैसे भी पार्टी एक अच्छा मौका है आयान को अपने रास्ते से हटाने का। इस पार्टी में आयान हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा ले लेगा। सोचते हुए मोहिनी खुश हो रही होती है। उसी के साथ पाखी भी अपने मन में बोली, जितना खुश होना है उतना खुश हो लो मोहिनी, बस एक दिन और, उसके बाद तो तुम्हारी सारी दुनिया ही बदलने वाली है। एक बार मैं तुमसे अपना बदला ले लूं, उसके बस बाद इस आयान से निपट लूंगी। बहुत शौक है ना इस आयन को मुझे परेशान करने का, इसे तो मैं बताऊंगी पाखी क्या चीज है। कहते हुए ही वह आयन को गुस्से से देख रही होती है और पाखी को इस तरह खुद को गुस्से में देखते हुए पाकर आयन को समझ नहीं आता पाखी उसे गुस्से में क्यों देख रही है। थोड़ी ही देर में सभी डिनर कर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। तनु इस समय छत पर खड़ी ऊपर आसमान में चमकते चांद को देख रही होती है। इस समय तनु काफी ज्यादा शांत होती है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं होते। वह बिना किसी भाव के ऊपर आसमान की तरफ देखे जा रही होती है। अभी तनु ऊपर आसमान में देख ही रही थी कि तभी उसे अपने कंधे पर किसी के हाथों का स्पर्श महसूस होता है, जिसे महसूस कर तनु अपनी नजरें झुका लेती है और बिना पीछे पलटे ही बोली, तुम यहाँ पर, तुम भी तो यहीं पर हो। आर्यन, जो छत पर खुली हवा लेने आया था, वह तनु को देख उसके पास आ जाता है। हाँ, वो मुझे नींद नहीं आ रही थी, जिस कारण मैं फ्रेश हवा लेने आई गई। तनु मुस्कुराकर आर्यन से बोली, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं भी यहाँ फ्रेश हवा लेने आया। आर्यन मुस्कुराकर बोला। फिर दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। तनु और आर्यन आ रहे हैं करीब। मोहिनी क्या करने वाली है पार्टी की रात? पाखी को क्या चलेगी नई चाल? क्या मोहिनी जान लेगी वो लड़की कोई और नहीं पाखी है जो उसे फोन कर रही है? खुलने वाले हैं कई राज। देखिए अगले भाग में। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें।